बेसिकली हमारा हेडेक जो है वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती और इसकी बेसिक वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो बेसिक है ये अकाउंटिंग का, हम इसको मिस कर जाते हैं, हम इसको सही से नहीं रीड आउट करते, इसको सही से हम जो है वो मेमोराइज नहीं करते। सो दैट्स व्हाई हम जो है वो एमबीए तक जो है वो एक मुश्किल का शिकार रहते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग अकाउंटिंग की रूह है, ये आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। जिसको बेसिक अकाउंटिंग आ गई वो अकाउंटिंग जो है वो सीखने में उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो बड़े आराम से जो है वो एमबीए तक चला जाएगा। कोई भी अकाउंटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बेस स्ट्रांग होगी। तो मोस्टली लोग जो मेरी स्टडी के मुताबिक आगे चल के फंस जाते हैं, उसकी वजह ये है कि वो ये बेसिक को सीरियस नहीं लेते और उनके माइंड में ये होता है कि यार देख लेंगे, और फिर वो देख ले वाली बात जो है ना वो उल्टा हो जाती है और वो उनके गले पड़ जाता है। तो आप ऐसा काम नहीं करना। सो दैट्स व्हाई मैंने स्पेशली टाइम निकाल के और इसको जो है वो एक्स्ट्रा क्लास रखी है ताकि आप जो है इसको समझ सकें। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आसान लफ्जों में मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको समझ भी आए। मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि आप इंटर कॉमर्स में हो, आप एमबीए के स्टूडेंट नहीं हो, ताकि ईज के साथ आपको समझ में आए और जो है मैं कोई बड़े लेवल की बातें नहीं करूँ ताकि आप जो है उसको समझने में डिफिकल्टी फील ना करो। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस की जबान है। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग मैटर्स को, बिजनेस की अकाउंटिंग की एक्टिविटीज को नहीं समझ पाते हो। फॉर सपोज अगर मैं अभी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन कर लूँ तो आपको कहूँ कि उसको रीड करो, तो शायद आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप फुली इस लैंग्वेज से अवेयर नहीं हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, और उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि आप इस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंग्लिश ना पढ़ सकता हूँ ना उसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं आती तो ना तो आप अकाउंटिंग पढ़ सकेंगे और ना ही उसको परफॉर्म कर सकेंगे, लिख सकेंगे। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज है और साथ ही साथ ये एक आर्ट है। आर्ट को हम उर्दू में बोलते हैं फन। फन किस चीज का है? रिकॉर्डिंग का। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस चीज की? तो बिजनेस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस में मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, एक अगर हम छोटी सी शॉप को देखें जो कि हमारे मोहल्ले में होती है, तो हम देखते हैं कि यार उसके पास जो इतना सामान पड़ा होता है वो सामान पहले परचेज करके लाता होगा, फिर उस सामान को वो सेल करता होगा, फिर वो जो है वो अपने एक्सपेंसेस पे करता होगा। अगर रेंट की शॉप होगी तो रेंट पे कर रहा होगा, अगर एम्प्लॉय रखे होंगे तो उनको सैलरी दे रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा होगा। ठीक है, अगर गैस वगैरह है तो उसका बिल भर रहा होगा। ठीक है, और अगर दिन में चाय पीता होगा उसके पैसे देता होगा, अगर वो खाना मंगवाता होगा उसके पैसे देता होगा। ये सारे एक्सपेंसेस, कोई सफाई करने वाला आता होगा तो उसको भी वो पैसे देता होगा। तो वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहा होता है ये सारी। ठीक है, इन एक्टिविटीज को हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है। इस आर्ट को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। वंस हम वो सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये रिकॉर्डिंग होती है जनरल जर्नल के अंदर। जनरल जर्नल क्या है? एक रजिस्टर है, सिंपल। ठीक है, एक बुक ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अब वो चाहे एक्सपेंस है, चाहे आपने कोई एसेट परचेज किया है, ठीक है, या फिर आपने सेल किया है या परचेज किया है, वट एवर, सारी इस जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, अब अगर हमें किसी एक खास अकाउंट या बिजनेस के किसी एक खास हिस्से को देखना है, फॉर सपोज अगर मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि यार मेरी टोटल सेल कितनी हुई है जनवरी के मंथ में, और जनवरी में मैंने सारी ट्रांजेक्शन जनरल जनरल के अंदर रिकॉर्ड की हुई है, सारा मिक्सअप हुआ हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टोटल सेल पता चल जाए, तो भाई जनरल जनरल से इसका आंसर मिलना मुश्किल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन तमाम अकाउंट्स को जो मैंने जनरल जनरल में रिकॉर्ड किए हैं इनको मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं 5 मेजर्स हेड में, जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और पहले भी बता चुका हूँ, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और इक्विटी, ये 5 बेसिक अकाउंट हैं।
हमें अपने तमाम एक्टिविटीज में जो अकाउंट रिकॉर्ड किए हैं उनको इन 5 बेसिक अकाउंट में हमें क्लासिफाई करना होता है, और क्लासिफाई करने के बाद हमें टी अकाउंट में समराइज करना होता है, इनके बैलेंसेस निकालने होते हैं। जैसे अगर मुझे टोटल सेल देखनी है तो मैं क्या करूंगा, सेल्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा जिसको हम टी अकाउंट बोलते हैं, और उसके अंदर जस्ट सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा जनरल से देख के, और फिर उसका टोटल कर लूंगा। तो बेसिकली टी अकाउंट मुझे टोटल सेल मुझे निकाल कर दे देगा। जब तमाम अकाउंट्स के ये बैलेंसेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एंडिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में हम पेश करते हैं, और उस रिपोर्ट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें तमाम अकाउंट्स के नाम होते हैं और उनके बैलेंसेस होते हैं। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या है ये भी हम आगे चल के इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो एक रिपोर्ट बन जाती है जिसमें तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम प्रेजेंट करते हैं। इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। देन हमारे पास जो है वो सेकंड रिपोर्ट होती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पीरियड में हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया और कितने एक्सपेंसेस किए और हमारा प्रॉफिट क्या हुआ। सो इनकम स्टेटमेंट होती है एक रिपोर्ट जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, और ये हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है एक पीरियड के लिए। देन हमारे पास एक और रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट, जिसमें हम अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज और जो कैपिटल हमारा होता है उसके बैलेंसेस को प्रेजेंट करते हैं, और अपने बिजनेस की जो वर्थ है वो प्रेजेंट करते हैं उस रिपोर्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। फिर इसके अलावा हमारे पास कैश फ्लो की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें हमें जो है वो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कैश फ्लो रिपोर्ट से कि हमने ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग पीरियड जो कैश रिसीव किया है वो कहाँ कहाँ से किया है, और जो कैश हमने खर्च किया है, डिस्पर्स किया है, वो हमने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है। तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन एक हमारे पास रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट होती है रिलेटेड टू जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी या कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग एक रिपोर्ट होती है, ये एडवांस लेवल की रिपोर्ट है, आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, आपके जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में है ये। एक और रिपोर्ट होती है हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट। सो ये भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कोर्स में, तो वहीं पर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। और ये सारा काम जो हम अकाउंटिंग का करते हैं ना, ये सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इन इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके जो रिजल्ट्स निकलते हैं उन रिजल्ट को हम जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज एक अकाउंटिंग पीरियड में मैंने ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज किया, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की, और फिर मुझे एंड में पता चला कि मेरी पूरे उस साल की जो सेल है वो 1 मिलियन है, 10 लाख है, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने दूसरे साल अगेन मैंने यही सारा काम किया, और एट द एंड मुझे पता चला कि मेरी जो सेल है वो 700,000 है, 7 लाख है, ठीक है। अब मुझे कंपेयर, अब एनालिसिस क्या है, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। मैं बोलूंगा यार पिछले साल मेरी सेल 10 लाख थी, इस साल मेरी सेल 7 लाख है, इसका मतलब यह है कि मेरी सेल डिक्लाइन हुई है 3 लाख से, ठीक है। अब मुझे उसके फैक्टर्स निकालने हैं कि भाई ये डिक्लाइन क्यों आया है, मेरी सेल क्यों गिरी है। जब मैंने पिछले साल 10 लाख की सेल मारी है तो इस साल तो मुझे 10 लाख से ऊपर जाना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था। बजाय ग्रो करने के मेरी सेल डिक्लाइन हो गई है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, रीजन होंगे, तो वो रीजन निकाले जाएंगे। हो सकता है कि वो ये कोरोना वाला पीरियड हो, हम बोले कि हाँ यार उस साल में कोरोना हो गया था और बिजनेस जो है वो बिल्कुल बंद हो गए थे, 2 महीने तो बिजनेस बिल्कुल बंद, लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद भी सही से बिजनेस ओपन नहीं हो रहे। तो अब इस साल की जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होंगी हर बिजनेस की, ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रॉफिट लो होगा। मैं आज ही एक क्लाइंट है, उसके पास मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उससे बोला भाई 3 महीने के पैसे आप दे दो मुझे। तो उसने बोला भाई जो है वो मेरा तो काम ही नहीं है पिछले 3 महीने से, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने कहा यार देखो मुश्किल हालात तो हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल बंद हुआ है, थोड़ा बहुत तो काम चला है, तो आपको हमारे पैसे रिलीज करने चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो आपने हमारा यूज किया है। तो उसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने उसकी सेल रिपोर्ट चेक की, ये देखने के लिए कि इसको लेवरेज दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने देखा कि यार उस बंदे ने जनवरी के महीने में 4.5 मिलियन की सेल की है,
ठीक है। फरवरी में उसकी सेल जो है वो आ गई थी 12 लाख पे, मार्च में उसने सेल की है 9 लाख की, अप्रैल में सेल आ गई 7 लाख पे, और जून में अभी तक उसकी कोई सेल ही नहीं हुई थी। कुल मिला के बात ये हुई कि भाई 4.5 मिलियन 45 लाख की सेल करने वाला बंदा आज 7 लाख की सेल पे आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार बोल तो वो सही रहा है। 7 लाख की सेल का मतलब जितना उसका प्रॉफिट होगा उससे शायद उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पूरे ना हो। तो बोल तो वो सही रहा था। सो दैट्स वाई मैंने उसकी बात को कंसीडर किया। 3 महीने से मैंने कहा सर ठीक है 2 महीने का लेवरेज मैं आपको देता हूँ, आप पैसे नहीं दे, 1 महीने के आप दे दे ताकि मेरा भी थोड़ा सा हिसाब किताब चल जाए। तो इस तरह करके मैंने डिसीजन लिया। अब देखो ये डिसीजन किस बेस में मैंने लिया, इंफॉर्मेशन की बेस पे। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है मुझे, अकाउंटिंग रिपोर्ट से मिली है, सही है। उसकी सेल रिपोर्ट, और सेल रिपोर्ट कहाँ से मैंने जनरेट की, डेली बेसिस पे उसका अकाउंटेंट सेल्स जो रिकॉर्ड करता है उसी की बेसिस पे मंथली सेल आई, और उसी की बेसिस पे मेरे पास जो है वो इन 4 महीनों की सेल निकल के आ गई। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हमें इंफॉर्मेशन के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं। और इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है, और डिसीजन मेकिंग की बेस ये इंफॉर्मेशन होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं पूरा साल अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसको मजीद अगर आसान करूं तो अकाउंटिंग को उर्दू में हम बोलते हैं हिसाब किताब। ठीक है, और इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो बिजनेस का जितना भी हिसाब है वो एक किताब में लिख लेना इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप बिजनेस के सारे हिसाब को एक किताब में लिख लेते हो, और उस किताब रॉ डेटा जो होता है उसको किताब में लिखते हो, और उस रॉ डेटा से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो रिपोर्टिंग की मदद से। लाइक मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये रिपोर्ट्स हैं जिसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, और ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम रॉ डेटा से जो हम जनरल जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सिंपली हमारी जो है वो अकाउंटिंग हो गई। इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया। नाउ मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने शायद ट्रांजैक्शन का वर्ड भी यूज नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग में एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, और एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, सेल्स होती है, परचेज होती है, एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। कोई फर्नीचर परचेज किया, एसेट कोई परचेज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है, और हजारों टाइप की एक्टिविटीज हो रही होती है एक बिजनेस के अंदर। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि ट्रांजैक्शन होती हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि इवेंट होती हैं। तो ये एक्टिविटीज को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो चीजों में ये क्लासिफाई हो सकती है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड करना है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो भाई किसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या फिर इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, सो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन बेसिकली exchange of values, exchange of values is called transaction। जब हम वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कोई चीज लेते हैं और उसके बदले में कोई चीज देते हैं, तबादला होता है चीजों का, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और इसका रिवर्स है इवेंट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। सो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और इवेंट में नो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सिंपल। ठीक है, so the exchange of values between two parties, for example buyer and seller, is called transaction। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई बायर और सेलर के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल भी दी है, पेमेंट ऑफ कैश अगेंस्ट परचेज ऑफ वेजिटेबल्स। जब आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो वो जब आपको वेजिटेबल देता है तो उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको पैसे दो, वो आपको वेजिटेबल ना दे तो भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, और वो आपको जो है अगर वेजिटेबल दे दे, आप उसको पैसे ना दो तो भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन से मुराद है कि आप वैल्यूज का एक्सचेंज करोगे, या तो उसी वक्त होगा या फिर फ्यूचर में होने का। कभी कभी ऐसा भी होता है क्रेडिट पे चीज हम
परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप प्रॉमिस करते हो, उसके पीछे एक प्रॉमिस होता है कि ठीक है हम अभी, एक बंदा वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है, दूसरा जो है वो अपनी वैल्यू बाद में एक्सचेंज करेगा, तो वो एक प्रॉमिस कर देता है। लेकिन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो लाजमी है, वैल्यू एक्सचेंज जरूर होंगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको हमने रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि इनमें मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। बट दूसरी जो चीज है दैट इज इवेंट, इवेंट में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं होता, सो दैट्स वाई उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ जो आपको याद रहे, ताकि ये वाली चीज समझना जरूरी है, ठीक है। अब फॉर सपोज के हमारे पास लड़कों में कौन कौन है भाई? अच्छा, एक बात तो पहले, जी जी, सुमान। सुमान, और कौन है? उमर सर। उमर, ठीक है। उमर और मुनज्जा हमारे पास दो हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस एग्जांपल के। अच्छा एक बात देखो, मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती में पढ़ाता हूँ, सो देखो माइंड वाइंड किसी को नहीं करना है, ठीक है। चीज को समझने के लिए ना कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ना है, बाकी मजाक मस्ती थोड़ी जो हम करेंगे ना उसको बर्दाश्त करना है सबने। और अगर किसी को बर्दाश्त नहीं हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज में बोल देगा, आइंदा फिर हम उसको कभी किसी एग्जांपल में नहीं लिया करेंगे, ठीक है। उमर, मुनज्जा, ओके, जी सर। वेरी गुड, सब बढ़िया। ओके, अगर उमर साहब है हमारे पास, उमर साहब जो है वो कल को कॉस्मेटिक्स की शॉप खोल लेते हैं, ठीक है। इनका बड़ा मन यस था, सर। हाँ बस बंद कर दो माइक पे, हो गया, ओके। सर डिस्टॉर्शन आ रही है काफी ना, डिस्टॉर्टेड हुआ था अभी कुछ। हाँ वही वही, वो आपकी तरफ से ही होगा। देखो मैं तो बड़े चिल माहौल में सीबीओ में बैठा हूँ अकेला, दूर दूर तक, ओके ओके बॉस। दूर दूर तक कोई नहीं है, यकीन करो। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ है तो थोड़ा दिल पक्का किया हुआ मैंने, ओके। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे थे, और एग्जाम्पल हमारी ये है कि भाई फॉर सपोज उमर साहब जो है इन्होंने कहा कि यार मैं कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करता हूँ, और इन्होंने जो है अपने वालिद साहब के साथ मिलके और वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। दुकान माशाल्लाह चलने लगी, जो है ग्राहक आते थे, इनको पैसे देते थे और इनसे चीजें लेके चले जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उमर साहब जो है वो एमबीए में साथ साथ पढ़ रहे थे, और मुनज्जा इनकी क्लासमेट थी, तो मुनज्जा कहीं चली गई इनकी शॉप पे, मुनज्जा को भी पता नहीं था, ऐसे ही चली गई। मुनज्जा इनकी शॉप पे चली गई और मुनज्जा ने जो है वो दो तीन चीजें अच्छी अच्छी पसंद कर ली, और उसके बाद जो है वो चीजें पैक हो गई, और पैक होके मुनज्जा ने स्माइल की एक खूबसूरत सी, और उमर ने भी आगे से खूबसूरत सी स्माइल दी, और मुनज्जा वो चीजें लेके चली गई, ठीक है। सो एक तो ये एक्टिविटी हुई, सही है। दूसरी एक्टिविटी ये हुई कि एक और कस्टमर जो है वो अननोन थी उमर के लिए, वो आई और उन्होंने जो है वो उमर को पैसे दिए और बदले में मेकअप का सामान दे दिया उमर ने, ठीक है। एक ये भी एक्टिविटी हो गई। अब दो एक्टिविटीज हो गई अलग अलग। अब एक एक्टिविटी में उमर के लिए वैल्यू क्या किस चीज की थी? जो गुड थी उसकी, जो भी मेकअप का सामान था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू क्यों? क्योंकि वो पैसे पे करके लाया भाई, फ्री में तो नहीं लाया उमर, ठीक है। वो परचेज करके लाया, उसके ऊपर उसके पैसे खर्चे हुए हैं, तो उसके उसके लिए वो चीज वर्थ करती है, वैल्यू है उसकी, ठीक है। अच्छा, जो कस्टमर है जिसने पैसे पे किए, जिस लड़की ने, ठीक है, उसके लिए वो पैसा वर्थ करता है, ठीक है, वैल्यू है उस पैसे की। तो देखो उस लड़की ने पैसे दिए और उमर साहब ने जो है वो जो है उसको वो कॉस्मेटिक्स दे दिए, ठीक है। तो इस तरह दोनों ने एक्सचेंज ऑफ वैल्यू किया, तो ये वाली तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये वाली तो अब्बा देख मिले तो मसला नहीं है, वाले सब देख मिले तो मसला नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली ट्रांजेक्शन है उसमें थोड़ा मसला लग रहा है मुझे। तो उमर क्या ख्याल है, रिकॉर्ड कर दें? उमर, उमर खामोश है। जी नहीं नहीं सर, रिकॉर्ड करनी चाहिए सर। उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसमें क्या करेंगे, किसको डेबिट, स्माइल डेबिट और स्माइल क्रेडिट? देखो नहीं सर, सामान लिया ना सर। हाँ सामान लिया, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, स्माइल? नहीं सर। तो वाले साहब तो खड़े होंगे, उन्होंने पढ़ लिया, तो फिर वो आपको पता है क्या असर होगा। सर कर्टेसी डेबिट हो जाएगी। कर्टिस
कर्टिसी ज्यादा डेबिट होने लग गई ना तो उसका बिजनेस क्रेडिट पे चला जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो बिजनेस का क्या हाल होगा आप सोच लें। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये इवेंट है, इसमें कोई फाइनेंशियल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट। अब इसमें एक चीज वैल्यू तो चली गई है, गुड्स तो चली गई इसके पास से, मर्चेंडाइज चली गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आया कुछ नहीं है इसमें। तो ये वाली ट्रांजेक्शन इवेंट है, ये वाली एक्टिविटी इवेंट है, और इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल, ये तो बुरी एग्जांपल थी, एक अच्छी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि फॉर सपोज कि हमारी मेडिकल स्टोर की शॉप है, और हमने हमारे पास जो है वो एक कंपनी का जो है फॉर सपोज एबेट का जो है वो एक सेल्स पर्सन आया और हमने उसको ऑर्डर लिखवाया, ठीक है, और वो ऑर्डर लिख के चला गया। एक एक्टिविटी तो ये हो गई। और फिर दूसरी एक्टिविटी ये हुई कि वो ऑर्डर लेकर आया, उसने वो जो मेडिसिन है हमें दी और हमने उसको उसके बदले में पैसे दिए। एक एक्टिविटी हो गई। अब दो एक्टिविटीज है। अब जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी है ना बेटा, वो इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो आपने सेल्स पर्सन को कुछ दिया ना उसने आपको दिया है, वैल्यूएबल कोई भी चीज का एक्सचेंज नहीं हुआ, सो वो इवेंट है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बट सेकंड वाली एक्टिविटी दैट इज ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें आपने उसको कैश दिया है और उसने आपको मेडिसिन दी है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हुआ है, तो वहां पर वो ट्रांजैक्शन है। क्लियर हो गई ट्रांजैक्शन और इवेंट? यस। गुड। यस सर। तो इवेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। इवेंट क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। सिंपल, ये आपको याद रखना है। अकाउंटिंग क्या होती है ये आपको याद रखना है। ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम आते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुए हैं, अगेन मैं इसको कर रहा हूं, और ये सारा मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर लिख के ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको डाल के दे दी। आपको जस्ट इसको रीड करना है। गूगल क्लासरूम का मैंने कोड भी आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया है, ठीक है? ओके, नाउ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। और ये मैचिंग वो लड़कियों वाली मैचिंग नहीं है कि जूती भी एक कलर की, कपड़े भी एक कलर के, और जो है वो बुंदे भी एक कलर के, सारी चीजें एक कलर की, वो वाली मैचिंग हरगिज नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल में आपने क्या करना होता है पहले पढ़ लेते हैं। स्टेट्स दैट द रेवेन्यूज एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड इन द सेम पीरियड टू विच दे रिलेट। तो इसमें ये आपसे ये कह रहा है कि भाई एक पीरियड में जो आपने अर्न किया, जो रेवेन्यू आपने अर्न किया, और उसी पीरियड में जो एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, उन दोनों को उसी पीरियड में मैच करके आपको अपनी इनकम कंप्यूट कर लेनी है, ठीक है? एक पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड की इनकम आप दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस भी दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर सपोज अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है, तो भाई जो हमने इनकम 2018 में अर्न की है उसको 18 में ही रिकॉर्ड करना है। उसका कोई पोर्शन हम 19 में या पीछे 17 में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वरना स्ट्रेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन होगी और ऑडिट का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो सिंपल है। दूसरा, इसी तरह 2018 के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 18 में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है? 18 का कोई भी एक्सपेंस 17 में या आगे वाले ईयर 19 में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है? वो भी मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। तो एक्सपेंस और इनकम एक पीरियड की उसी पीरियड में रिकॉर्ड करनी है, और उसी पीरियड में ही आपने उसको मैच कर लेना है। क्लियर हो गया ये मैचिंग प्रिंसिपल? जी सर। जिसको समझ ना आए बेटा वहीं पूछना, ठीक है? सर मुझे समझ नहीं आया मैचिंग वेरी प्रिंसिपल। गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, वेरी गुड आयशा। ठीक है आयशा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आयशा, ऐसा होता है कि आपके जो बिजली के बिल है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर लेते हो और फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है और उसके ऊपर भी आपको कुछ डेज मिल जाते हैं पेमेंट करने में, ठीक है? अब फॉर सपोज हमारी शॉप है और दिसंबर 2018 में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है,
लेकिन बिल उसका जो है ना वो हमें पे करना है जनवरी की 6 को 2019 में, सही है। अब जो उस बिल की पेमेंट है वो तो हमने अगले साल जनवरी में की है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सपेंस दिसंबर का था। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैं उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करूं, इधर जब मैंने पेमेंट की वहां पर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं, मतलब जनवरी का एक्सपेंस बना दूं उसको, या फिर जिस मंथ में मैंने वो एक्सपेंस किया है, लाइक दिसंबर में मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो उसको मैं दिसंबर का पार्ट बनाऊं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल आपके लिए आसानी कर रहा है, बोल रहा है भाई एक्सपेंस जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। तो हम करते क्या है कि हम दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इसकी पेमेंट हमने करनी है। एक्सपेंस हम दिसंबर का पार्ट ही बनाते हैं, उसको जनवरी का पार्ट नहीं बना सकते, वरना फिर ये इस प्रिंसिपल की वायलेशन होगी, ठीक है, और अकाउंटिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी, आसान लफ्जों में। क्लियर है, अभी बात समझ में आ गई आपकी? जी अब क्लियर। हाँ, अब मैं इनकम वाला पार्ट भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब फॉर सपोज आपका एक होटल है और एक आपका जो है वो कस्टमर आया और उसने आपसे जो है वो रूम रेंट पे लिया है उस होटल में दिसंबर 1 को। तो उसने बोला कि यार 2 मंथ के लिए जो है वो मैंने ये रूम आपसे रेंट पे लिया है और मैं आपको पेमेंट करूंगा जब मैं चेकआउट करूंगा जनवरी 31 को। आपने बोला ठीक है, जानने वाला कस्टमर था, आपने बोला ओके। नाउ आपकी फाइनेंशियल क्लोजिंग यानी कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो दिसंबर 31 को एंड हो जाता है। अब वो बंदे ने दिसंबर 1 से रहना शुरू किया, होटल का रूम वो यूज करना शुरू किया और दिसंबर 31 तक 1 महीना हो गया। तो जैसे ही 1 महीना हो गया तो आपने उस महीने का जो भी उसका रेंट बनता है वो आपने अर्न कर लिया, सिंपल, सही है। फिर वो जनवरी में उसने पूरा महीना वो रहा और फिर जनवरी के एंड में उसने आपको पैसे दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है, फॉर सपोज वो अमाउंट बनता था 50,000 का। अब ये 50,000 को हम जो है वो दिसंबर के रेवेन्यू में रिकॉर्ड करें या फिर जनवरी के रेवेन्यू में रिकॉर्ड करें, अब ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल आपके लिए आसानी करता है, वो बोलता है भाई जो आपने रेवेन्यू जिस पीरियड में अर्न किया उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। मींस दैट कि दिसंबर को जो रेवेन्यू है वो दिसंबर में रिकॉर्ड करोगे आप, जनवरी का जो रेवेन्यू है वो जनवरी में रिकॉर्ड करोगे। अब मसला ये है पैसे जनवरी में मिले, दिसंबर में तो पैसे नहीं मिले, तो इसके लिए अकाउंटिंग आपको बोलती है कि आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लो। आप दिसंबर 31 को एक एंट्री रिकॉर्ड करोगे जिसमें आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लोगे 25,000 को और रिसीवेबल बुक कर दोगे कि ये हमने लेना है, ठीक है। तो दिसंबर का दिसंबर में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर जनवरी के जो इनकम है वो जनवरी में रिकॉर्ड करोगे और आप उससे पेमेंट ले लोगे। तो इस तरह से हम चीजों को ट्रीट करते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस या इनकम है उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। जी सर क्लियर। गुड। जी सर। ओके, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल states that businesses must record and account for assets and liabilities at their purchase or acquisition price. In other words, businesses have to record an asset on their balance sheet for the amount paid for the asset. ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जिस वैल्यू पे एसेट खरीदा है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड रखना है आपको, ठीक है। अब समझ तो किसी को आया नहीं होगा तो मैं समझाता हूँ। अब ये बोल रहा है कि भाई 2005 में इसने घर खरीदा $50,000 का, ओके। जब इसने ये $50,000 का बिल्डिंग खरीदी वट और इसने रिकॉर्ड कर ली कि ये $50,000 का इसने खरीदा है और इसने अपने बुक अकाउंटिंग बुक में इसको $50,000 का रिकॉर्ड कर लिया। अभी 2006 में इसकी वैल्यू इनहेंस हो गई और ये $60,000 का हो गया या $70,000 का हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि इधर 2006 में मैं इसको 50,000 का ही रिकॉर्ड रहने दूं या फिर मैं इसको इसकी अपग्रेडेड वैल्यू इनहेंस्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, 70,000 पे इसको प्रेजेंट करूं अपने फाइनेंशियल्स में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आपको बाउंड करता है कि भाई जितने पैसे पे किए थे उसी पे रिकॉर्ड करना है, आपने इनहेंस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना। डन। 70,000 पे नहीं लेके जाना है, आपने 50,000 पे किए हैं इसके अगेंस्ट
तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको 50,000 भी ही रिकॉर्ड करना है। इसको तब तक आप इनहेंस वैल्यू पे नहीं ले जा सकते हो जब तक आप इसको सेल ना कर दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक और प्रिंसिपल होता है जिसको हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, और रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये बाउंड करता है कि हम रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम सेल एग्जीक्यूट कर देते हैं। सही है, सेल एग्जीक्यूशन से पहले आप अपने एसेट की वैल्यू को इनहेंस नहीं कर सकते हो। इसी चीज को हम इन्वेंट्री पे रखते हैं। इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज या फिर गुड्स, ये एक ही चीज का नाम है, वो चीजें जो हम रीसेल पर्पस के लिए लेकर आते हैं। फॉर सपोज मेरी मोबाइल शॉप है और मोबाइल शॉप में जो जितने भी मोबाइल्स और उससे रिलेटेड एसेसरीज हैं वो मेरी गुड्स हैं, मर्चेंडाइज हैं, इन्वेंट्री है, और वो मैं क्यों लाया हूँ, ताकि मैं उसको रीसेल कर सकूं। ठीक है, रीसेल क्यों, क्योंकि एक दफा तो पहले मैं खरीद के लाया हूँ ना, तो किसी ने मुझे सेल किया है, अब मैं आगे सेल करूंगा तो वो रीसेल होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको रीसेल बोलते हैं। तो मैं रीसेल पर्पस के लिए इसको परचेज करके लाया था। अब मेरे पास एक मोबाइल है, सपोज सैमसंग A20, वो मैं खरीद के लाया 20,000 का। सही है, अब वो 6 महीने सेल नहीं हुआ। 20,000 का जब खरीद के लाया था तो मैंने सोचा मैं इसको 22,000 का बेचूंगा, मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 6 महीने तक वो मोबाइल नहीं सेल हुआ और सडनली मोबाइल प्राइसेस जो है वो राइज हो गई। ठीक है, और जो 20,000 का मैं खरीद के लाया था, अब मार्केट में वो 25,000 का सेल हो रहा है होलसेल पे, और रिटेल उसकी 27,000 हो गई है। ठीक है, अभी वो मोबाइल मैंने सेल नहीं किया है, तो क्या मुझे फौरी तौर पे ये जो मेरा 5,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको रियलाइज कर लेना चाहिए, क्या रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? तो अकाउंटिंग आपको मना करती है कि नहीं, आप इसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करो जब तक आप इसको 27,000 का सेल ना कर दो। जब आप सेल करना तब आप इसको जो है वो रियलाइज करना इस प्रॉफिट को, उससे पहले आप नहीं कर सकते हो। तो जब तक आपके पास एसेट मौजूद रहेंगे आपने उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, या उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड रखना है जो कीमत आपने उनके लिए पे की है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो, गुड। नाउ dual aspect accounting concept. As per dual aspect concept, every transaction affects two accounts. पहली शर्त यह है कि जो भी हमने कहा था इवेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। क्लियर, ये हमने कहा था। तो सेकंड चीज ये बोल रहा है कि भाई देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसमें लाजमी है कि 2 अकाउंट इफेक्ट हों। ये लाजमी है, दुनिया में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है जो सिंगल हो। ठीक है, हमेशा 2 चीजें, 2 अकाउंट आप रिकॉर्ड करोगे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, उसमें से एक डेबिट पे रिकॉर्ड होगी, वन अकाउंट मस्ट बी डेबिट एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। तो एक अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड होगा, दूसरा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त है कि 2 अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, दूसरी शर्त है कि एक को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और दूसरे को क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि भाई जितनी वैल्यू डेबिट में रिकॉर्ड करोगे एक ट्रांजैक्शन में, उतनी ही वैल्यू से उसका क्रेडिट होगा। ठीक है, 1.001 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू हर ट्रांजैक्शन में इक्वल होनी चाहिए। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों बनाया गया है? इसकी बैक पे अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपको बोलती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि आपके पास बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं उनके पैसे या तो आपने खुद अपनी जेब से लगाए होते हैं या लायबिलिटीज से लगाए होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आई डोंट नो, बीकॉम वालों ने पढ़े हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूछ भी लेते हैं। उमर भाई आपने बीकॉम किया है, मुनज्जा शायद बीकॉम किया है, बता सकते हो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? सर बहुत पुरानी बात हो गई सर, आप भी से सीखेंगे। सर डेबिट जब हम एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस और एसेट्स, तो इनका जब ये इंक्रीज होंगे तो हमेशा डेबिट होंगे। और रेस्ट ऑफ 3 जो पिलर्स हैं हमारे यही होता है, अकाउंटिंग पिलर्स, यही होता है, वो सवाल होता है। क्रेडिट और रिकॉर्ड की जाती है।
सवाल होता है गंदुम, जवाब लिखते हो चना, फिर हो जाता है फेल, फिर बोलते हो पूरा पेपर किया था फिर भी फेल कर दिया। सही है। सवाल ये क्या तो था? होता है। सवाल क्या था? डेबिट और क्रेडिट क्या है। जवाब क्या दे रही हो? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता रही हो। सही है। अच्छा, तो डेफिनेशन बतानी है। मैं आपको बोल रहा हूँ डिफाइन करो, डेबिट और क्रेडिट क्या है, इनको डिफाइन ओके। करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो जिसने अकाउंटिंग की बुनियाद रखी वो एक मैथ का एक्सपर्ट था। ठीक है। तो मैथ में आपको पता है प्लस होता है और माइनस होता है। सही है। तो इसने जब अकाउंटिंग की बुनियाद रखी तो वो नंबर लाइन पे रखी। ठीक है, नंबर लाइन अगर आपको याद हो तो उसका एक ओरिजिन होता है 0। ठीक है, राइट हैंड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ग्राफ भी देखा होगा आपने, ग्राफ बनाए भी होंगे। ठीक है, यकीनन। तो आपको पता है कि ओरिजिन क्या होता है, और जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और राइट हैंड पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है। तो उसने ये अकाउंटिंग की बुनियाद नंबर लाइन की बेसिस पे रखी है। जो डेबिट है, डेबिट हमारा प्लस होता है और जो क्रेडिट है वो हमारा माइनस होता है। और ये उसने क्यों रखी? उसने बोला देखो बिजनेस होता है एसेट से। बिजनेस होता है एसेट। एसेट क्या होते हैं? जैसे फर्नीचर चाहिए, शॉप चाहिए, आपको इन्वेंट्री चाहिए, ये सारी चीजें होंगी तो बिजनेस होगा, नहीं होंगी तो भाई कोई बिजनेस नहीं है। तो ये सारे जो डेबिट हैं ये एसेट्स होते हैं। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये प्लस हो गए, कि ये आपके बिजनेस में प्लस हो गए, लेकिन इनमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो पैसा कहाँ से आया? वो या तो ऑनर से आया जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या फिर वो किसी से उधारी लिए। ठीक है, जिसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। बैंक से लोन लिया, किसी रिश्तेदार से उधार पकड़ा, माँ बाप से उधार पकड़ा, दोस्तों से उधार पकड़ा, किसी से भी लिया, लाइबिलिटी है। तो भाई इनमें जो पैसा आया वो यहां से आया और यहां से आया। जब कभी ये बिजनेस खत्म होगा, ठीक है, तो ये एसेट सेल होंगे। जब ये एसेट सेल होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन लाइबिलिटी वालों को पैसे दे देंगे, इनके जो इनके बनते हैं, और रिमेनिंग जो है वो ओनर की जेब में वापस आएंगे जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था। सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में होते हैं। सही है। और ये हम बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने एसेट है कल को सेल होंगे तो पैसे इन दोनों को वापस करने हैं। जितने इसने लगाए हैं इसको वापस मिलने हैं, और जितने इसने लगाए हैं इसको वापस मिलने हैं आपने। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही नहीं है, उनमें फ्रॉड हुआ है या फिर इस तरह की चीज है। सही है। तो फ्रॉड वगैरह जो हम पकड़ते हैं वो इस तरह से भी चीजों को पकड़ा जाता है। सो एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि एक तो हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, सेकंड एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, एंड थर्ड दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। क्लियर है ये भी आपको? जी सर। हाँ, और बीकॉम में जिन्होंने पढ़ा उनको पढ़ाया गया था कि डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं। राइट हैंड वाला क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड वाला डेबिट होता है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। ठीक जी है, सर। तो ऐसा भी पढ़ाते हैं, बट मेन इसकी लॉजिक ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, और वो प्लस माइनस का जो मैंने आपको गेम बताया है उसकी बेस के ऊपर ये पूरा डेबिट एंड क्रेडिट बना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी। अकाउंटिंग हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हम बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरी होती है एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ये है कि जब मैं चीज बेचूंगा उसके जब पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, ये होता है कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस में ऐसा नहीं होता। एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग आपको कहती है कि वंस आपने गुड्स या सर्विसेज अपने कस्टमर को डिलीवर कर दी, पैसे आपको मिले या फिर बाद में मिलेंगे, इससे कंसर्न नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर को डिलीवर कर दी, आप फौरी तौर पे अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे। सिंपल। गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर दी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे, बस सिंपल सी बात है ये। ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन मैं पूछूंगा आयशा से। आयशा मुझे ये बताओ, मेरा एक कस्टमर मेरे पास आया और उसने मुझसे कोई चीज मांगी, वो चीज मेरे पास उस टाइम पे मेरी शॉप में अवेलेबल नहीं थी। कस्टमर, उसकी कीमत 10,000 थी, कस्टमर ने 10,000 मुझे पे कर दी और बोला ठीक है जब वो चीज आ जाएगी तो मुझे डिलीवर कर देना।
तो अब मुझे ये बताओ, मैं ये जो 10,000 है इसको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूं, इसको अपना रेवेन्यू मान लूं, रिकॉर्ड कर लूं इसको या नहीं? सर नहीं, क्योंकि जब तक आपके अमाउंट हाथ में पैसा नहीं होगा आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? अजम्पशन बेस्ड तो कुछ भी नहीं होगा। पैसा आ गया ना, पैसा दे दिया उसने 10,000 रुपये मुझे। क्या सुना है आपने? मैंने बोला कस्टमर मेरे पास आया, मुझसे चीज मांगी, वो चीज मेरे पास नहीं थी, चीज 10,000 की थी, कस्टमर ने मुझे 10,000 रुपये कैश दे दिया और बोला ठीक है ये पैसे आप रखो, जब वो चीज आए तो मुझे डिलीवर कर देना। अब 10,000 तो मेरे पास आ गई, अब मैं इसको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं इसको अपने रेवेन्यू में या नहीं? क्वेश्चन ये था, सिंपल। सर फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसको चीज तो नहीं दी ना। हाँ ठीक है, क्योंकि रूल हमें क्या कहता है कि जब तक गुड्स और सर्विस की डिलीवरी नहीं करोगे रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये जो 10,000 वो हमें दे के गया, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, ये हमारा रेवेन्यू नहीं है। ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमने एडवांस में कस्टमर से पैसे लिए और लाइबिलिटी क्या है कि हमने उसको गुड्स की डिलीवरी करनी है। तो इसको हम एज अ लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। होपफुली क्लियर हो गया होगा। डन, चले आगे। सर जी आप जो है ना ये डेबिट और क्रेडिट वाला दोबारा से बताइएगा। ये बहुत दफा ये आएगा, तो मुझे आ गया। हाँ हाँ बहुत दफा आएगा, टेंशन नहीं लो। और देखो आएगा जब जब आप रिसर्च करोगे इसके ऊपर, ठीक है? मेरे बताने से नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए हूँ, ठीक है? सही। मेरे पास कोई तावीज नहीं है जो मैं घोल के पिलाऊंगा और आपको अकाउंटिंग आ जाएगी। और यकीन करो मैंने बहुत चिल्ले काटे हैं, अभी तक कोई मुवक्किल मेरे हाथ लगा नहीं है। जिस दिन लग गया सबसे पहले उसको ऑर्डर दूंगा, तुम्हें अकाउंटिंग सिखा देगा, ठीक है? तो अनटिल एंड मुझे अनलेस, हाँ, उसको मैं ऑर्डर दूंगा कि पूरी अकाउंटिंग तुम्हारे दिमाग में वो भर देगा रातों रात। सही है? ओके सर, मैथमेटिक्स के लिए कर दीजिएगा, अकाउंटिंग तो आ हाँ जाती बस है। दुआ करो मेरा चिल्ला कामयाब हो जाए, मुवक्किल मेरे हाथ लग जाए। मैं बड़ा पीछे पड़ा हूँ लेकिन लग नहीं रहे। आज भी मैं बैठा हूँ सीबीएफ में, 9:30 बजे तक तुम लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद मेरा 1.5 घंटे का चिल्ला है। इंशाल्लाह इधर मैं लकड़ियां जला के पूरा चिल्ला काटूंगा रात के अंधेरे में। हो सकता है आज रात आ जाए मेरे हाथ में। सर मैथमेटिक्स का कोई हल निकालें सर वो प्लीज। तो उसके लिए चिल्ला काटने के लिए तो मेरे ख्याल से कब्रिस्तान में बैठना पड़ता है। अबे तो ये कब्रिस्तान ही है, कोई भी नहीं है यहाँ पर आजकल। इल्म का कब्रिस्तान है, दफन कर दिया हमने नॉलेज को यहाँ पर सारी क्लासें बंद करके। ऐसा ही है ना भाई? इंस्टीट्यूट, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है तो नॉलेज को तो दफन ही कर दिया ना आपने भाई। तो कब्रिस्तान हुआ ना सर ये। रिजल्ट हमारे पेपर्स का क्या होगा, कैसे होंगे फिर सर? यार ऐसे ही ऑनलाइन बैठ के? सब हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी सीबीएफ हैंडल कर लेगा सब, हाँ सीबीएफ हैंडल कर लेगा। सब सब हो जाएगा भाई। आपको पता है अभी एक इंडियन एक्टर ने खुदकुशी की है? जी सर पता चला। आपको पता है उसको क्यों? उसने उसने चांद पे जमीन खरीदी हुई थी। ये पता है क्या? आपको? चांद पे सोसाइटी जो बनने वाली है उसमें जमीन खरीदी हुई है उसने। पता है आपको ये बात? नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो इंजीनियर था और फिजिक्स में गोल्ड मेडल उसने लिया था। अभी रिसर्च करना जरा, आपको मिल जाएगा। उसने चांद पे जमीन बुक कराई हुई है भाई, ठीक है? तो लोग चांद पे जमीन बुक करा रहे हैं, तुम जो है ना, तुमसे ये पेपर का हल नहीं हो रहा कि पेपर कैसे होंगे। याद है यार? सर वो इतना बेचारा डिमोटिवेट हुआ है और उसने अपने आप को मार लिया। यार मुझे तो हैरत की बात यह है कि माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल था, सब कुछ था उसके पास, चांद पे जमीन उसने खरीदी हुई थी, पता नहीं क्या कर लिया। हमारे तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी नहीं मरते। है कि चांद नहीं? रजिस्टर्ड है? हाँ बिल्कुल। क्या मजाक कर रहा हूँ मैं? तो आप रिसर्च करना फिर बताना मुझे। पहली ओके। पहली सोसाइटी जो है वो चांद के ऊपर लॉन्च हो चुकी है, लोगों ने जमीनें बुक कराना शुरू कर दी। आप लोग बहुत पीछे हो, 30-40 साल पीछे हो बेटा, दुनिया बहुत आगे चली गई है। सही है? ओके। तो जिस तरह से दुनिया के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं ना, तो अगले 30-40 साल में आप हैंड टू माउथ हो जाओगे, आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। सही है? आपको आइडिया भी नहीं है कि दुनिया से क्या क्या चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपका सर्वाइव करना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिसर्च जो शुरू उन्होंने की थी, अभी तो उस रिसर्च का मतलब ये है कि रिजल्ट आने वाला है। ये जो चांद पे जाने की रिसर्च थी, दूसरे सियारों पे उन्होंने जो खोज की है, बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वहां देख रहे थे कि क्या वहां पर इंसानी जिंदगी
है या वहाँ पर इंसानी जिंदगी का रहना जो है वो पॉसिबल है, तो ये वो रिसर्च कर रहे थे और वो सक्सेसफुली उसमें कामयाब हो चुके हैं। और खैर आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, देखो असल में हम लोग मानते नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 4 महीने पहले अगर तुम किसी को बोलते ना, टीचर को, ठीक है, कि भाई ये तुम सीख लो, ये नहीं सीखोगे तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, तो वो आपकी बात नहीं मानता। ठीक है, लेकिन आफ्टर 4 मंथ वो बंदा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसको भाई कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। कितने टीचर्स को निकाल दिया गया सिर्फ इस बात पे कि वो जूम क्लाउड नहीं चला सकते। ये भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अगर पढ़ते हो, रिसर्च पेपर वगैरह चीजें पढ़ते हो तो। ठीक है, और ये हमारे जैसे एशियन कंट्रीज में ज्यादा हुआ है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस नहीं रखते, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा हिट भी हमारे लोगों को लगी है। सही है, तो 4 साल पहले वो तुम्हारी बात, 4 महीने पहले वो तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन आज उसको बोलोगी तो वो तुम्हारी बात मानेगा। तो सोचो कि 4 महीने में इतनी काया पलट हो गई है, तो अगले 40 साल में क्या क्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बेटा पढ़ो, पढ़ो। सही है ना, दिन में आधा घंटा भी मिले ना, पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो। यही सीखा हुआ तुम्हारे काम आएगा। और अदरवाइज ऐसी ही एज में, लाइक उनकी एज जो आज एलिमिनेट हुए हैं 40-45 साल होगी, और इस एज में वो कुछ फर्दर सीख नहीं पाते। इस एज में 40-45-50-55 के जो टीचर्स हैं, अभी उनका वो स्टेमिना नहीं है कि वो कोई चीज सीखेंगे। तो आज जब वो फारे होकर घर पे बैठे होंगे ना, तो वो सोच क्या रहे होंगे कि काश मैं कर लेता, काश मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं ये चीजें सीख लेता। तो ऐसे काश से बचने के लिए जरूरी है कि आज आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीखा करो। चलो वापस आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको, स्टेट्स दैट अ बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स of money. This means that the focus of accounting transactions is on quantitative information rather than on qualitative information. ठीक है, नाउ इसको एक्सप्लेन करते हैं आसान लफ्जों में। फॉर सपोज हमारी एक शॉप है और शॉप में हम बच्चों के साइकिल बेचते हैं। सही है, तो हम गए होलसेल मार्केट में और वहां से बच्चों के 10 साइकिल परचेज करके लाए अपनी शॉप के लिए, ताकि हम शॉप पे रख के उसको रीसेल करेंगे। हर साइकिल हमने जो है वो 10,000 का खरीदा, सो 10 साइकिल 1 लाख रुपए के हम खरीद के लाए। शॉप पे आ गए वो साइकिल, 10 लाख पे किए, 10 साइकिल आ गए। इसको रिकॉर्ड करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो वहां पर नंबर ऑफ साइकिल रिकॉर्ड करनी चाहिए या फिर उसकी कीमत रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर कीमत और नंबर ऑफ साइकिल भी। ठीक है, डेबिट किसको करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल को डेबिट या क्रेडिट करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। सर जैसे आपने बताया डेबिट एसेट्स होता है और वो तो एसेट इक्वल टू नहीं, देखो अभी तो आपके पास दो चीजें, लायबिलिटी। अभी तो आपके पास वैल्यू और क्वांटिटी की बात आ गई है। प्राइस को करेंगे। ठीक नहीं है, सर इसमें डेबिट नहीं कर। हाँ, तो क्वांटिटी को हम डेबिट नहीं करते, हम वैल्यू को डेबिट करते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, तो हम वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, हम क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज क्वालिटी भी हो सकती है, कि अगर मैं कोई चीज परचेज करके लाया और उसमें 2-3 क्वालिटीज थी, ए बी सी करके अलग अलग क्वालिटी थी, और क्वांटिटी भी थी उनकी और उनकी वैल्यू भी थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटी रिकॉर्ड करूं, क्वालिटी रिकॉर्ड करूं, या फिर मैं क्या रिकॉर्ड करूं, वैल्यू रिकॉर्ड करूं? तो देखो डेबिट और क्रेडिट हमेशा वैल्यू होगी। ठीक है, सिर्फ यूनिट ऑफ मनी रिकॉर्ड होगा, ना तो क्वांटिटी रिकॉर्ड होगी ना तो क्वालिटी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, वो मैं नरेशन में लिख सकता हूं कि मैंने क्या खरीदा, किस क्वालिटी का खरीदा, कितने यूनिट खरीदे, वो लिख सकता हूं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में हमेशा वैल्यू आएगी। ये आपको बोलता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल। सही है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप एक अकाउंटिंग
किसी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो उसको एक सिंगल करेंसी में रिकॉर्ड करना होता है। फॉर सपोज तुम्हारी शॉप है और शॉप ऑनलाइन है, आप पाकिस्तान में भी सेल करते हो और अदर कंट्रीज में भी सेल करते हो। अब प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में सेल करोगे तो आपको मिलेंगे रुपीज, यूएस में सेल करोगे तो मिलेंगे डॉलर, अगर चाइना में सेल करोगे तो मिलेंगे येन। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अब चाइना में सेल हुई, आपने येन में रिकॉर्ड कर ली, यूएस में सेल हुई आपने डॉलर में रिकॉर्ड कर लिया, पाकिस्तान में सेल हुई आपने रुपीज में रिकॉर्ड कर लिया। अब सारी रिकॉर्डिंग जनरल जनरल में है। अब जब उससे रिपोर्ट्स आप बनाओगे तो वो रिपोर्ट्स की जो वैल्यू होगी, क्या वो रुपीज होगी, येन होगी या फिर डॉलर होगी? ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम तीनों करेंसी को रिकॉर्ड करें एक साथ एक बिजनेस में? यस सर पॉसिबल है, क्योंकि यूनिट मनी रिकॉर्ड करना है ना, यूनिट ऑफ मनी रिकॉर्ड होगा। एक्सचेंज रेट भी तो होगा सर, ऊपर नीचे भी। नहीं, मैं ये बोला हूँ डॉलर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। नहीं सर, ना सर, डॉलर कन्वर्ट करेंगे मनी वेरी रुपीस गुड। में, देन रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग हमेशा रुपीज में ही करूंगा, ना तो मैं डॉलर रिकॉर्ड कर सकता हूँ और ना ही मैं येन रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी अकाउंटिंग बुक में। सही सर है? आप कह रहे हैं पीकेआर में रिकॉर्ड करेंगे ना, पाकिस्तानी करेंसी हाँ में। जी जी जी, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। आपका ठीक बैंक भी यही करता है, अगर कोई गैर मुल्की ट्रांजैक्शन होती है तो उसको पाकिस्तानी रुपीज में जी कन्वर्ट करके कस्टमर की स्टेटमेंट में डालता है। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल, ठीक पीकेआर है। में ही होता हाँ, है। अभी अभी रिसेंटली मैंने ये जूम की सब्सक्रिप्शन ली है, 14 नहीं पॉइंट। सर, यार ये ये माइक अभी माइक किसी का मसला कर रहा है, प्लीज ऑफ कर दो। जिसका मसला कर रहा है ऑफ कर दो, मेरे ख्याल में मुनज़्ज़र तुम्हारा ही है ये। ओके, तो अभी रिसेंटली मैंने जूम की पेमेंट की है $14.99 की। तो भाई वो वहां तो डॉलर में पेमेंट हो गई, लेकिन मेरी अकाउंट स्टेटमेंट में वो रुपीज में ही आया, कन्वर्जन रेट के ऊपर, उस डेट का, उस टाइम का जो कन्वर्जन रेट होता है उस पर कन्वर्ट करके हम रुपीज में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक सिंगल करेंसी में रिकॉर्ड करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, separate entity principle. The business entity concept, also known as separate entity and economic entity concept, states that the transaction related to a business must be recorded separately from those of its owners and any other business. अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक ओनर है, उसका एक बिजनेस है, तो एक तो उसके बिजनेस के खर्चे होंगे, उसका एक घर है तो एक उसके घर के भी खर्चे होंगे। अब सवाल ये है कि उसके घर का अगर बिजली का बिल पे किया है तो क्या उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या करना चाहिए मुझे? तो आप क्वेश्चन अगेन करें। एक ऑनर है, उसका एक बिजनेस है और उसका एक घर भी है, घर का भी बिजली का बिल आता होगा, बिजनेस का भी बिजली का बिल आता होगा। अब जो शॉप का बिजली का बिल आता है वो तो स्ट्रेट अवे बिजनेस के एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जो घर का बिजली का बिल पे किया है उसने, जो है वो बिजनेस के पैसे दिए हैं, बिजनेस से ही पैसे लिए हैं और घर का बिजली का बिल पे किया है, तो क्या उस घर के बिजली के बिल को मैं बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। हाँ, दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। तो ऑनर एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यही ये आपको बोल रहा है। और इसी तरह ये बोल रहा है कि ऑनर के एक से ज्यादा बिजनेस भी हो सकते हैं, तो एक बिजनेस के एक्सपेंस को दूसरे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसी तरह एक बिजनेस की इनकम को दूसरे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। हर बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अलग सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये आपको बताता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ये आपको बाउंड करता है। क्लियर हो गया? ये सिंपल था मेरे ख्याल में, तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, लगे तो पूछ लो भाई।
Okay, next is going concern principle. The going concern principle is the assumption that an entity will remain in business for the foreseeable future. Okay, by making this assumption, the accountant is justified in deferring the recognition of certain expenses until a later period. थोड़ी सी इंग्लिश हार्ड है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आसान लफ्ज में। तो ये बोलता है कि भाई जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो आप ये एज्यूम करते हो कि आपका ये बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप जहन में ये सोच के नहीं बैठे हो कि अगले 15 दिन में मैं इसको बंद कर दूंगा। सही है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो हम लोगों को उधार दे भी सकते हैं, लोगों से उधार ले भी सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस चलता रहेगा तो हमने जिसको उधार लिया उससे पैसे कलेक्ट कर लेंगे, जिसने हमें उधार दिया हम उसको पैसे पे कर देंगे। लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि 15 दिन में मैं ये बंद कर दूंगा, तो तब ना तो मैं किसी से उधार ले सकता हूँ और ना ही किसी को उधार दे सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आपको बाउंड करता है कि हमेशा ये अज्यूम करके चलना है कि आपका बिजनेस जो है वो फ्यूचर में चलता रहेगा। क्लियर है? अदरवाइज ना तो उधार ले सकते हो ना दे सकते हो। तो बेसिकली एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के लिए ये जरूरी है कि आप अज्यूम करें। एक्रूअल बेस मतलब जिसमें हम उधार पे चीज बेच सकते हैं और उधार पे चीज खरीद सकते हैं, वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कहलाती है। सही है? तो उसमें आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, अज्यूम करना होता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। ठीक हो गया? तो ये भी हमारा जो है वो यहाँ पर हो गया एंड। तो आज अब तक जो हमने सीखे हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट क्या होता है, और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी हमने सीख लिए। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग के ऊपर। ठीक है भाई। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है, हिसाब किताब होता है, हिसाब को किताब में बंद करना है। अब हिसाब को किताब में बंद कैसे करना है? ठीक है, अब देखो सिंपल है कि अगर मैंने किसी को कैश पे सेल की है तो इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक कैश दूसरा सेल। अब मुझे कैश भी रिकॉर्ड करना है और सेल भी रिकॉर्ड करना है, दोनों चीजों को मुझे रिकॉर्ड करना है। और अभी मैंने डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा कि दो अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, तो दो अकाउंट तो मैंने निकाल लिए, कैश और सेल। दूसरा उसमें जो है आपको कहा गया था कि एक डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, एक क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ये तीन चीजें कही गई थी वहां पर। ठीक है, तो नाउ मैंने दो अकाउंट तो निकाल लिए, कैश और सेल्स, दो अकाउंट निकाल लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है कि मैं किसको डेबिट पे रिकॉर्ड करूं और किसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूं। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये है कि भाई अगर हमारा दिल चाह रहा है कैश को डेबिट पे करें तो कैश को कर देंगे, और हमारा दिल चाह रहा है कि सेल्स को डेबिट करें तो हम सेल्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो दिल के चाहने पे कर लें। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करें। सही है? तो अगर दिल के चाहने पे आप करोगे तो भाई वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे होंगे। तो हम दिल के चाहने पे नहीं कर सकते, बल्कि हमें अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करना है। अब रूल्स क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कैसे इसको रिकॉर्ड करना है? तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले 5 बेसिक अकाउंट्स हैं। इनको पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि अकाउंटिंग एक रूफ है, एक छत है, ये 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये अकाउंटिंग टिकी हुई है, जो है एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटीज, कैपिटल। एसेट्स मतलब वो तमाम रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम बिजनेस कर रहे हैं। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गई, और लैंड हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, इन्वेंट्री जो हम सेल करते हैं। ठीक है, ये तमाम हमारे एसेट्स हैं जिनकी मदद से हम बिजनेस कर रहे होते हैं। ओके, नाउ
जैसे अगर हम बात करें इम्तियाज सुपरमार्केट की बात करेंगे, यार इसके एसेट्स कौन से होंगे, तो हम बोलेंगे यार जो इम्तियाज की लैंड है जिसपे इम्तियाज बना हुआ वो उसका एसेट, इम्तियाज की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उसका एसेट, इम्तियाज की बिल्डिंग में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो सारा सामान जो वो बेचने के लिए पड़ा है वो भी उसका एसेट, वो जिन फर्नीचर में वो डिस्प्ले किया हुआ है वो भी उसका एसेट, जो लाइटिंग उसने की हुई है वो भी उसका एसेट, जो एयर कंडीशन का पूरा सिस्टम लगाया हुआ है वो भी उसका एसेट, और जो उसकी लिफ्ट्स वगैरह लगी हुई हैं वो भी उसका एसेट। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं ये सारा उसका एसेट है। अगर कोई एसेट उसके पास नहीं होता तो उसके बिजनेस में डिफिकल्टी आ जाती है। फॉर सपोज अगर वहां पर लिफ्ट ना हो तो डिफिकल्टी आएगी। अगर आप इम्तियाज स्टोर में सब कुछ बना लिया, इन्वेंट्री नहीं रखी अंदर बेचने के लिए, तो आप वहां पर क्या करने जाओगे भाई कस्टमर, एज अ कस्टमर। ठीक है, तो एसेट्स क्यों होते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए, सिंपल। सेकंड, एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चे। इम्तियाज सुपर स्टोर में देखते हैं एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, ठीक है, सफाई करने वाले जो चीजें चाहिए होती हैं वो खरीद के वो एक्सपेंस आउट होनी है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस वो बेयर करेगा तभी तो वो चल सकता है, वरना फिर नहीं चल सकता। तो बिजनेस को रन करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम, जो इम्तियाज सुपर स्टोर सेल करता है अपने कस्टमर को वो उसकी इनकम होती है। ठीक है, नाउ लाइबिलिटी, अगर इम्तियाज सुपर स्टोर मुख्तलिफ कंपनियों से उनका सामान गुड्स खरीद के लाता है और उनको पैसे नहीं देता, तो भाई आज नहीं कल उसको पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटी है। अगर इम्तियाज सुपर स्टोर बैंक से लोन लेता है तो वो लोन कल को उतारना है, तो वो लाइबिलिटी है। तो दूसरे से पैसा या कोई भी चीज जो आपने ली और उसके बदले में फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो आपकी लाइबिलिटी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेशन, उर्दू में बोलते हैं जिम्मेदारियां। देन आपके पास है कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, ओनर ने अपने जेब से जो इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो कैपिटल कहलाता है। इक्विटी भी बोलते हैं इसको, सही है। तो ओनर की अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैपिटल या इक्विटी बोलते हैं। फर्दर इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको पढ़ लोगे, ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इसमें कोई मसला होना चाहिए। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब ऐसी चीज जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करे। हर वो चीज जो आपको पैसे जनरेट करने में, कस्टमर की जेब से, पॉकेट से पैसे निकालने में हेल्प करे, वो इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस की मलकियत में होता है। प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर में बेनिफिट देता है। 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं आपकी लाइफ से। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, आवाज आ रही है? अच्छा, मुनज़्ज़ा भी गायब है। सर क्लास में नहीं है मुनज़्ज़ा। हाँ, वो कांट बी अवेलेबल ऑन जूम। छोड़ दो, ये जो है ना तफरियां कर रही है, आ रही है, जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा जी, आयशा, जी सर। अगर आपके मोबाइल में मैं अभी 500 का इजी लोड कर दूं, सिर्फ ऐसे खुश कर रहा हूँ आपको, हाँ, कर नहीं रहा हूँ, अगर मैं कर दूं तो वो आपके लिए एसेट होगा या एक्सपेंस होगा? सर एसेट होगा। क्यों? सर एक्सपेंस तो मेरे लिए तो एक्सपेंस नहीं होगा। एसेट क्यों एक्सपेंस होगा? तो आपके एसेट से होगा। फ्यूचर बेनिफिट्स दे रहे ना उसमें। एसेट इस वजह से होगा, देखो मैंने पहली शर्त बोली कि उससे आप पैसे कमा सको, उससे आप पैसे कमा हाँ, सको। तो अगर 500 का लोड आपके पास आ जाता है तो आगे किसी को बेच के पैसे कमा सकती हो? बिल्कुल कमा सकते हो। वेरी गुड। अब चूंकि वो मैंने तुम्हें दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है, तो वो किसकी मलकियत है? हाँ, मेरी ओनर, हो गई अब तो। ओनर कौन है? आप। ऑनर इक्विटी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आप उसको नहीं भी बेचते हो, खुद यूज करते हो, तो फ्यूचर में बेनिफिट देता रहेगा। बिल्कुल देता रहेगा। तो इस वजह से ये एसेट है, ठीक है। इसी तरह कॉलेज ऑफ ठीक। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बिल्डिंग, ठीक है, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आपको बिठा के पढ़ाया जाता तो आप पढ़ते?
नहीं पढ़ते, सिंपल। ठीक है, तो आप ये बिल्डिंग, इसमें मौजूद फर्नीचर, ये सारी चीजें इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हमें आपसे फीस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है आप फीस नहीं दोगे। सही है, ओन्ड, हमारी मलकियत है, हमारे पास है, हमारी, हम ओन करते हैं इसको। ठीक है, एंड फ्यूचर बेनिफिट ऑब्वियसली बात है, जब तक फर्नीचर है, चेयर है भाई, 4-5 साल तक तो मुझे फ्यूचर बेनिफिट देगी ना। ठीक है, तो ये एसेट होते हैं। एसेट की 2 टाइप होती हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट वो जिनका सारा बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, और फिक्स एसेट वो जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, तो जो ये तुम्हारा बैलेंस था आयशा, ये करंट एसेट है या फिक्स एसेट है? अच्छा सर, ये करंट एसेट है क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर ही प्रॉफिट देगा। फिक्स एसेट तो नहीं है, 1 साल से ज्यादा तो ये प्रॉफिट एक नहीं से देगा। नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, बेनिफिट। वे बेनिफिट। इट्स नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट अलग चीज है, बेनिफिट देगा। अच्छा, जिस मोबाइल में ये मैंने बैलेंस आपको सेंड किया है, वो करंट एसेट है या फिक्स एसेट है? सर करंट एसेट है ना। क्यों? प्रोवाइड ऑल बेनिफिट विद इन अ ईयर। तो मोबाइल फोन जो हम लेते हैं वो 1 साल के अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। नहीं ना, लेकिन उसमें बैलेंस जो है वो 1 साल से पहले यकीनन नहीं, खत्म हो मैं जाएगा। बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस को सेपरेट रखो, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। जो नहीं मोबाइल, नहीं, वो तो फिर फिक्स एसेट है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है। क्लियर है? बिल्कुल। समझ में जी आ गई सर। बात? ऐसे ही जी बिजनेस सर। में कैश, कैश करंट एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट होता है। जो इन्वेंट्री बेचने के लिए बिजनेस में के पास होती है, वो भी करंट एसेट होता है। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा ये जो बैलेंस तुम्हें एडवांस में मैंने भेजा था ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है, यानी कि ये एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट होता है, ऐसा एक्सपेंस जिसके पैसे आपने एडवांस में पे कर दिए, अभी उसको यूज नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने टेलीविजन वालों को पैसे दे दिए एडवांस में कि मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, तो वो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग होती है, वो एसेट है। अगर मैंने इंश्योरेंस वालों को पैसे दे दिए एडवांस में कि अगर कोई मसला हुआ तो आप इसको देखोगे, आप इसके अगेंस्ट मुझे पैसे पे करोगे, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस जब तक वो पीरियड गुजर नहीं जाता तब तक वो मेरा एसेट है। जैसे जैसे पीरियड गुजरता जाएगा वैसे वैसे वो एक्सपेंस आउट होता जाएगा। ठीक है, तो ये एसेट की, करंट एसेट की कुछ एग्जांपल है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, जितने भी प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट, प्रीपेड इन्वेंट्री, प्रीपेड सैलरी, जो भी प्रीपेड है चीज, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो एसेट है हमारा। ओके, करंट एसेट है हमारा। फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ठीक है, ये होते हैं। ये सारे मैंने आपको बताया, ये सारे। अच्छा, इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल वाली। तो ये सारे जो मैंने बताए, ये टेंजिबल है, लैंड को टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, फर्नीचर को टच कर सकते हैं। ये टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है लेकिन हमको नजर नहीं आते। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमने लिया है तो वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा है। गुडविल होती है, बिजनेस की अच्छी शोहरत जो होती है, ये भी एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, और ये भी लॉन्ग टर्म होता है। तो ये भी फिक्स एसेट है बट इनटेंजिबल है। कॉपीराइट जो होते हैं, कॉपीराइट भी आपका एसेट होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट की सीडी खरीदो, उसके पीछे लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सही है, तो वो राइट्स जो है वो भी एक एसेट होता है इंटेंजिबल, वो भी फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। नाउ सेकंड इज एक्सपेंस। सिंपल, रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना है तो खर्चा करना पड़ेगा, विदाउट खर्चे के बिजनेस नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉइज ने पूरा महीना काम किया और आप जब वो सैलरी मांगने आए तो आपने बोला भाग भाई कौन सी सैलरी, कौन हो तुम, ठीक है, तो वो भी बोलेंगे ठीक है भाई आप कौन हो, हम नहीं काम कर रहे हैं आपके लिए, अल्लाह से जाने हम, ठीक है, और आपके ऊपर केस भी कर लेंगे जाकर, जो है ना, वो कोर्ट में केस कर देंगे कि भाई ये जो है एम्प्लॉयर ने मेरे पैसे नहीं दिए। तो आपको बिजनेस चलाना है तो खर्चे करने पड़ेंगे भाई, बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये नहीं होगा पूरा महीना बिजली इस्तेमाल की कि इलेक्ट्रिक का बिल आया आपने नहीं दिया, फिर वो लोग खुद आए आपसे मांगने के लिए कि भाई बिल जमा कराया, आपने बोला नहीं कराऊंगा भाई, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं क्यों बिल दूँ, मैं नहीं दे रहा। सही है, तो वो भी बोलेंगे ठीक है भाई 1 महीना जो तूने इस्तेमाल कर लिया वही काफी कर, केबल काटेंगे और निकल लेंगे वो भी। सही है, तो आपकी लाइट कट जाएगी। सही है, तो बेसिकली
बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। खर्चे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट खर्चा होता है, एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। डायरेक्ट खर्चा जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट से एसोसिएटेड होता है। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस कर रहे हो तो आप या तो प्रोडक्ट बना के किसी को बेच रहे होगे या खरीद के बेच रहे होगे। तो जिस वैल्यू पे आप खरीद के ला रहे हो या जिस वैल्यू पे आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट को, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो कॉस्ट से, या अगर इवन आप सर्विस भी दे रहे हो तो सर्विस को जनरेट करने की भी कॉस्ट होती है। आपको क्या लगता है, ये जो सेलुलर ये आपके जो मोबाइल कंपनीज हैं सारी, ये जो आपको सर्विसेज दे रही हैं, तो क्या ये बना रही नहीं है? ये सारे जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वो खंबे लगाए हुए हैं, ठीक है, और पीछे पूरी टीम बिठाई हुई है, और फिर पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, उनको ऑपरेट करने वाले लोग बैठे होंगे, तो ये पूरी सर्विसेज वो जनरेट कर रहे हैं। तो सर्विस को जनरेट करने की भी कॉस्ट होती है। तो सर्विस को जनरेट करने की जो कॉस्ट है, वो अगर आप खरीद के ला रहे हो तो परचेजेस हैं, अगर आप बना रहे हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और अगर आप सर्विस बना रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सर्विस जनरेटेड है। ठीक है, तो वो कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दूसरा, बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सारे खर्चे जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है या सर्विस की कॉस्ट से एसोसिएट चीजें होती है, वो आपका कॉस्ट का एलिमेंट होता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं बिजनेस में। देन आपके पास है रेवेन्यू, इनकम। सिंपल, जो कमाया भाई, बेचोगे, सर्विस बेचो या प्रोडक्ट बेचो तो पैसे आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जितनी आप सर्विस और प्रोडक्ट बेचे जाओगे, आपका रेवेन्यू ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे ये इसने बनाया हुआ है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, तो उसको हम इनकम बोलते हैं। लाइबिलिटी मैंने आपको बताया पहले, ऑब्लिगेशन, आपने कोई लोन लिया है, किसी से उधार पे कोई गुड्स लिए हैं, उनके पैसे देने हैं। ठीक है, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे लेकिन आपने ज्यादा निकलवा लिया, बैंक को बोला 2-4 दिन में वापस कर दूंगा। ठीक है, लोन हो गया। ठीक है, टैक्स आपके ऊपर ड्यू हो गया, आपने नहीं दिया। यूटिलिटी का बिल आपके ऊपर ड्यू हो गया, आपने नहीं दिया, पे करना भी बाकी है। एम्प्लॉयज की सैलरी आपके ऊपर ड्यू हो गई, पे करना बाकी है। तो ये सारे ऑब्लिगेशन होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, ये आपको इन फ्यूचर पे करनी होती हैं। अगेन इसमें दो टाइप होती हैं, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, सैलरीज पेबल, रेंट अगर पे करना है रेंट पेबल, बिल्स पे करने हैं बिल्स पेबल। अगर कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है और अभी गुड्स या सर्विस उसको नहीं दी, तो मैंने कहा था लाइबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं किया, अनअर्न्ड इनकम। ये तमाम करंट लाइबिलिटीज हैं। और लॉन्ग टर्म में बैंक लोन, लीज, मॉर्गेज, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। जो डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड्स कहते हैं, कंपनीज जो बॉन्ड्स इशू करती हैं, तो ये तमाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं, 10 साल 5 साल ऐसे इनकी लाइफ होती है। सही है। और फाइनली आपके पास है कैपिटल, इक्विटी। ठीक है, तो कैश और अदर एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो ओनर जो पैसा या कोई एसेट इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है ओनर के पास लैंड है या कोई बिल्डिंग है, तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई फर्नीचर पड़ा है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, कंप्यूटर वगैरह घर में पड़े हुए हैं, इक्विपमेंट, वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज कैश या कोई भी एसेट इन्वेस्ट करता है ओनर, तो जो उसकी वैल्यू होती है वही उसका कैपिटल होता है उस बिजनेस के अंदर। सो कैपिटल ओनर का जो है वो हमारा इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। तो ये इन 5 अकाउंट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन 5 ये फिंगर टिप पे होने चाहिए। और इनकी जो है ना, जो आगे चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, ठीक है, उसमें जो अकाउंट देखो, ये तो 5 मेजर अकाउंट है। फिर इनके अंदर जैसे एक्सपेंस कई तरह के हो सकते हैं, सेल्स एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी कोई अकाउंट के उसकी नेचर एक्सपेंस है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह कोई अगर एसेट है, लाइक कैश एसेट है, लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, तो ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये एसेट है। ठीक है, तो इनके अंदर जितने भी अकाउंट आते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना तो नहीं कर सकते हो।
सही है। तो पहली चीज आपको, इसको हम नेचर बोलते हैं या हेड ऑफ अकाउंट बोलते हैं। आपको हर अकाउंट की नेचर पता होनी चाहिए कि इधर वो एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। सेकंड चीज आपके पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि भाई एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। यानी कि कैश एक एसेट है, जब भी बिजनेस में आएगा इंक्रीज होगा डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, जब भी पेमेंट करेंगे बिजनेस से जाएगा डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू, लाइबिलिटीज और कैपिटल इन दोनों का रिवर्स होते हैं। ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्रांजैक्शन आपको बताई थी सेल की, कि हमने सेल की है कैश के ऊपर, तो हमारे पास 10,000 की सेल की है, कैश भी है, सेल्स भी है, दो चीजें हैं। तो किसको डेबिट करें और किसको जो है वो हम क्रेडिट करें, ये हमने बात की थी। तो अब हम देखते हैं कि उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने कहा कैश हमारा एसेट होता है, ये मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो कैश एसेट है और सेल्स जो है वो रेवेन्यू है। तो मैंने दोनों अकाउंट को उसके नेचर से लिंक कर दिया। नाउ हमें ये देखना है कि ये दोनों अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो भाई कैश हमारे पास आया है तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, मींस कैश को हमें डेबिट करना है इस ट्रांजैक्शन में। ये रूल्स हमें बता देंगे। सेकंड, दूसरी चीज हमारी जो थी दैट वाज सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जैसे जैसे सेल्स करते जाएंगे सेल्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अगर एक सेल की है तो 10,000, फिर दोबारा 10,000 की चीज सेल की है तो अब हमारी टोटल सेल 20,000 हो जाएगी। तो जैसे जैसे सेल्स करते जाएंगे सेल्स हमारी इंक्रीज होगी। तो सेल्स रेवेन्यू और वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर यही होगा। पहले उस ट्रांजैक्शन से अकाउंट निकाले जाएंगे, फिर उन अकाउंट को नेचर से लिंक किया जाएगा, यानी कि उनकी नेचर मालूम की जाएगी और इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाएगा। फिर हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे आएंगे और बोलेंगे कि भाई ये अकाउंट उसकी नेचर ये है, ये इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करूं, तो ये आपको खुद ही बता देगा। बाकी सारा काम बच्चों वाला रिकॉर्डिंग करना वो कोई मसला नहीं है, बट ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर 5 लाख के बिजनेस में एसेट हैं और 1 लाख की लाइबिलिटी है तो 4 लाख का कैपिटल है। ये 5 लाख आया कहाँ से भाई, 1 लाख हमने दूसरों से लेके लगाया और 4 लाख अपना लगाया, तो टोटल 5 लाख हुए। सो ये हमेशा जो है वो इक्वल होगी। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये क्लियर है सबको? जी सर जी जी सर। बिल्कुल। क्या ख्याल है, यहाँ तक काफी है आज? हाँ, यहाँ तक काफी है सर। वरना ज्यादा हो जाएगा ना। जी सर। ठीक है सर, ये भाई। रिकॉर्डेड लेक्चर जूम पे होगा सर ये? यार ये मैंने अभी रिकॉर्ड तो किया है, बट